जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के नाम सुनते हैं अक्सर एक ही चीज़ दिमाग में आती है, पावर जनरेशन। लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ बिजली तक लिमिट नहीं है। बियॉन्ड पावर, न्यूक्लियर साइंस क्वाइटली वर्क्स एवरी सिंगल डे इन फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज, इन मेडिकल आइसोटोप हैंडलिंग लैब्स, इन स्पेन फ्यूल स्टोरेज एरियाज एंड इनसाइड रिएक्टर बिल्डिंग्स। ये लेक्चर खासतौर पर उन प्रोफेशनल के लिए डिज़ाइन किया गया है जो फ्यूल साइकिल फैसिलिटी में काम करता है, जहाँ यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे हाईली फिशाइल और हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैंडल किया जाता है। अगर आप फ्यूल फैब्रिकेशन, रीप्रोसेसिंग, प्लूटोनियम हैंडलिंग या क्रिटिकल सेंसिटिव ऑपरेशन में इन्वॉल्व है तो ये प्रिंसिपल आपके डेली वर्क का फाउंडेशन है। एट द सेम टाइम दिस वेरी सेम हेल्थ फिजिक्स प्रिंसिपल अप्लाई होती है मेडिकल आइसोटोप हैंडलिंग फैसिलिटी, स्पेन फ्यूल स्टोरेज सिस्टम, इवन रिएक्टर ऑपरेशन एनवायरनमेंट्स। इस लेक्चर का गोल सिंपल है, आपको सिर्फ रूल्स या लिमिट याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि why these rules exist, how radiation actually interacts with us, and how we control it safely while working with some of the most powerful materials known to science. This is not a compliance lecture, this is a professional story of control, discipline and respect for the atom. फ्यूल साइकिल फैसिलिटी में काम करना है रिएक्टर ऑपरेशन से फंडामेंटली डिफरेंट होता है। रिएक्टर में फ्यूल सील्ड होता है, सिस्टम क्लोज्ड होते हैं, लेकिन फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, हैंडल किया जाता है, कभी पाउडर के फॉर्म में, कभी सॉल्यूशन के फॉर्म में, और यहीं पर हेल्थ फिजिक्स सेंट्रल रोल प्ले करती है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटी में चैलेंज सिर्फ रेडिएशन का नहीं होता है, चैलेंज होता है इंटरनल हैजार्ड का भी। प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे मटेरियल्स ज़्यादातर अल्फा एमिटर्स होते हैं। एक्सटर्नली शायद वो डेंजरस ना लगे, लेकिन अगर बॉडी के अंदर चले गए तो उनका इम्पैक्ट सीवियर होता है। दैट इज़ वाई इन फ्यूल साइकिल ऑपरेशंस हेल्थ फिजिक्स इज नॉट एन afterthought, it is a part of process design, facility layout, ventilation, zoning and work procedures, dosimetry, contamination control, criticality safety और इंजीनियर बैरियर्स, ये सबका सिस्टम के तरह काम करता है। और जो प्रिंसिपल हम यहाँ सीखेंगे, टाइम, डिस्टेंस, सील्डिंग, कंटेनमेंट, मॉनिटरिंग, एक्जैक्टली वही प्रिंसिपल मेडिकल आइसोटोप फैसिलिटीज़ में अप्लाई होते हैं, स्पेन फ्यूल स्टोरेज में अप्लाई होते हैं और रिएक्टर बिल्डिंग के कंट्रोल एरियाज़ में भी। इस लेक्चर का फोकस फ्यूल साइकिल प्रोफेशनल्स पर है, क्योंकि यहाँ मार्जिन फॉर एरर सबसे कम होता है। हेल्थ फिजिक्स का मतलब सिर्फ कंप्लायंस नहीं, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर इनविजिबल हैजार्ड्स। रेडिएशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एटम के अंदर जाना पड़ेगा। एटम का सेंटर होता है न्यूक्लियस, जहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स केमिस्ट्री डिसाइड करते हैं, लेकिन रेडिएशन का सोर्स हमेशा न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, तो नेचुरली वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस टूटता नहीं है, क्योंकि एक बहुत पावरफुल फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स शॉर्ट रेंज होती है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ बंद करके रख सकती है। न्यूट्रॉन यह एक साइलेंट हीरो जैसे काम करते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए वो रिपल्सन इंक्रीज नहीं करते, लेकिन बाइंडिंग फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे जैसे एटम्स हेवी होता जाता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे एलिमेंट्स में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, इसलिए हेवी न्यूक्लियाई को स्टेबल रहने के लिए और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स चाहिए। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ये तो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं या प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो नेचुरली लोअर एनर्जी स्टेट में जाने की कोशिश करता है। दैट प्रोसेस इज़ व्हाट वी कॉल रेडियो एक्टिव डीके। रेडिएशन कोई एक्सीडेंट नहीं है, इट्स ए नेचुरल कंसिक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप्स। किसी भी एलिमेंट की पहचान होती है उसके एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम होता है। इसका मतलब यह है कि यूरेनियम हमेशा यूरेनियम ही रहेगा, चाहे उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कम हो या ज़्यादा हो। अब आता है मास नंबर। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो हम उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स केमिकली आइडेंटिकल होते हैं। बॉडी, एनवायरनमेंट और केमिकल रिएक्शन U-235 और U-238 के बीच कोई फर्क नहीं कर सकते, बट रेडियोलॉजिकली दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में यही डिफरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरेनियम 235 फिशाइल होता है, वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके फिशन कर सकता है। U-238 फिशाइल नहीं होता है, लेकिन फर्टाइल होता है, वो फ्यूचर फ्यूल बन सकता है। इसलिए फ्यूल साइकिल में काम करते वक्त सिर्फ एलिमेंट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका आइसोटोप सब कुछ डिसाइड करता है। हेल्थ फिजिक्स के लिए भी ये डिस्टिंक्ट क्रिटिकल है, क्योंकि हैजार्ड, डोज और कंट्रोल मेजर्स आइसोटोप स्पेसिफिक होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सब आइसोटोप्स अनस्टेबल क्यों नहीं होते? इसका जवाब छुपा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को पुश करते हैं। जैसे जैसे प्रोटॉन्स
बढ़ते जाते हैं, रिपल्सन फोर्स भी बढ़ती जाती है। न्यूट्रॉन्स यहाँ एक स्टेबिलाइजर का काम करते हैं। न्यूट्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को इंक्रीज करते हैं, लेकिन रिपल्सन ऐड नहीं करते। लाइट एलिमेंट्स के लिए जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल होता है, न्यूक्लियस स्टेबल रह सकता है। लेकिन जब हमें हेवी एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम, तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्रोटॉन होने की वजह से न्यूक्लियस को स्टेबल रहने के लिए और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स चाहिए। अगर ये बैलेंस अचीव नहीं होता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, एंड एन अनस्टेबल न्यूक्लियस विल ऑलवेज ट्राई टू रीच ए लोअर एनर्जी मोर स्टेबल स्टेट। फ्यूल साइकिल फैसिलिटी में हम मोस्टली ऐसे हेवी न्यूक्लियाई के साथ काम करते हैं जहाँ इंस्टेबिलिटी नेचुरल होती है, इसलिए रेडियो एक्टिव डीके फ्यूल साइकिल ऑपरेशन का एक अनअवॉइडेबल पार्ट होता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टूल्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। ये कोई फिजिकल लाइन नहीं होती है, बल्कि एक आइडिया है जो हमें ये समझना है कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन सा नहीं। अगर हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक ग्राफ पर प्लॉट करें तो स्टेबल न्यूक्लियाई एक पर्टिकुलर रीजन में क्लस्टर करते हैं। इस रीजन को हम लाइन ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। अब अगर कोई न्यूक्लियस इस लाइन से दूर चला जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। अगर न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बीटा माइनस डीके के थ्रू न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है। अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो बीटा प्लस या इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। और जब न्यूक्लियस बहुत हेवी हो जाता है, जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम, तो अल्फा डीके डोमिनेट करता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटी में हम ऐसे ही न्यूक्लियाई के साथ काम करते हैं जो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी से काफ़ी दूर होते हैं। इसलिए रेडियो एक्टिव डीके कोई एबनॉर्मल इवेंट नहीं है, इट इज़ प्रेडिक्टेबल फिजिक्स ड्रिवन प्रोसेस। हेल्थ फिजिक्स इसी प्रेडिक्टेबिलिटी का यूज़ करके कंट्रोल, लिमिट और प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन करती है। रेडियो एक्टिव डीके का मतलब होता है एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का अपने आप चेंज होना। इस प्रोसेस में न्यूक्लियस एक ज़्यादा स्टेबल एनर्जी स्टेट अचीव करता है और साथ ही एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। इसका मतलब ये है कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, ना टेम्परेचर, ना प्रेशर, ना केमिकल रिएक्शन। अगर आप एक सिंगल एटम को देखें तो आप कब वो डीके करेगा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट अगर आप लाखों या करोड़ एटम्स को देखें तो ओवरऑल बिहेवियर बिल्कुल प्रेडिक्टेबल होता है। दैट इज़ वाई हाफ लाइफ एंड एक्टिविटी आर मीनिंगफुल क्वांटिटीज़। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होती है, रेडियो एक्टिव डीके को हम रोक नहीं सकते, हम सिर्फ उसे कंट्रोल कर सकते हैं सील्डिंग के थ्रू, कंटेनमेंट के थ्रू और ऑपरेशनल डिसिप्लिन के थ्रू। हेल्थ फिजिक्स इसी प्रिंसिपल को पर काम करती है, एक्सेप्ट द डीके, कंट्रोल द एक्सपोजर। अब हम एक प्रैक्टिकल टर्म पर आते हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है एक सेकेंड में कितने रेडियो एक्टिव्स डीकेज हो रहे हैं। इसका एसआई यूनिट होता है बेकरेल। 1 बेकरेल सिंपली मीन्स 1 न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मटेरियल्स डेंजरस है या सेफ है। एक्टिविटी सिर्फ ये बताती है कि न्यूक्लियस कितनी फ्रीक्वेंसी से डीके कर रहा है। एक्टिविटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला है कितने रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट है, दूसरा वो रेडियो न्यूक्लाइड कितना अनस्टेबल है। इसलिए एक ही एक्टिविटी के 2 सोर्सेज बिल्कुल डिफरेंट हैजार्ड क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़। प्लूटोनियम का एक्टिविटी कम दिख सकता है, लेकिन इंटरनल हैजार्ड एक्सट्रीमली हाई हो सकता है, और किसी और मटेरियल का एक्टिविटी ज़्यादा हो सकता है लेकिन बायोलॉजिकल डैमेज कंपैरेटिवली कम हो। इसलिए याद रखिए एक्टिविटी इज़ नॉट इक्वल टू डोज। आगे हम देखेंगे कि एक्टिविटी को हम कैसे यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। बेकरेल का अलावा कुरी क्यों यूज़ होता है, और उसके बाद हम समझेंगे कौन से टाइप की रेडिएशन एक्चुअली एमिट होती है जो फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ के लिए क्रिटिकल होता है। अब सवाल आता है एक्टिविटी को मेज़र कैसे किया जाता है। इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है बेकरेल। 1 बेकरेल का मतलब होता है 1 डीके पर सेकेंड। ये यूनिट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है, लेकिन फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में कभी कभी ये बहुत छोटी यूनिट पड़ जाती है। इसलिए एक और यूनिट यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्यूरी। 1 क्यूरी का मतलब है 3.7 इंटू 10 डीके पर सेकेंड। दैट इज़ ए वेरी लार्ज नंबर। हिस्टोरिकली क्यूरी को डिफाइन किया गया था 1 ग्राम रेडियम 226 की एक्टिविटी की बेस पर। आज भी जब हम हाई एक्टिविटी सोर्सेज, फ्यूल इन्वेंट्री या प्रोसेस मटेरियल की बात करते हैं, क्यूरी या मिली क्यूरी का यूज़ कॉमन है। मॉनिटरिंग और सेफ्टी कैलकुलेशन के लिए, स्पेशली एयर एक्टिविटी या कंटामिनेशन के लिए, हम बेकरेल और BQ पर क्यूबिक मीटर यूज़ करते हैं। इसलिए दोनों यूनिट्स का कोएग्जिस्ट करना नेचुरल है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यूनिट से कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि गलत इंटरप्रिटेशन से रिस्क असेसमेंट गलत हो सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में
हम देखेंगे कि जब न्यूक्लियस डीके करता है तो कौन से टाइप की रेडिएशन एक्चुअली एमिट होती है, और वही से फ्यूल साइकिल हैजार्ड्स का रियल पिक्चर स्टार्ट होता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, जब न्यूक्लियस डीके करता है तो एक्चुअली निकलता क्या है। रेडियो एक्टिव डीके के दौरान न्यूक्लियस डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन एमिट करता है। सबसे कॉमन टाइप्स है अल्फ़ा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन। अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं, गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है जो स्पेशली फ्यूल साइकिल और रिएक्टर इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सब रेडिएशन सेम तरह से बिहेव नहीं करती। हैजार्ड सिर्फ एक्टिविटी से डिसाइड नहीं होता है, हैजार्ड डिपेंड करता है किस टाइप की रेडिएशन एमिट हो रहा है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटी में हम ज़्यादातर यूरेनियम और प्लूटोनियम हैंडल करते हैं, और ये मटेरियल्स मेनली अल्फ़ा रेडिएशन एमिट करते हैं। एक्सटर्नली अल्फ़ा शायद डेंजरस ना लगे, लेकिन इंटरनली इट कैन बी एक्सट्रीमली डैमेजिंग। इसी डिफरेंस को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम अल्फ़ा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन का साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। उसके बाद आप क्लियरली देख पाएंगे क्यों फ्यूल साइकिल सेफ्टी का फोकस इंटरनल हैजार्ड पर होता है। अब हम सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। ज़्यादा पेनिट्रेशन का मतलब हमेशा ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। सबसे पहले अल्फ़ा रेडिएशन को देखिए। अल्फ़ा एक हेवी पार्टिकल होता है, हीलियम न्यूक्लियस। ये हवा में कुछ सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं जाते हैं, और एक कागज़ या स्किन की डेड लेयर से रुक सकती है। इसीलिए एक्सटर्नली अल्फ़ा डेंजरस नहीं लगता है, बट इंटरनली अल्फ़ा इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। अगर प्लूटोनियम का अल्फ़ा पार्टिकल लंग्स के अंदर एमिट होता है तो वो बहुत डेंस आयोनाइजेशन करता है। दैट इज़ वाई प्लूटोनियम इज़ ए ग्रुप 1 रेडियो टॉक्सिक मटेरियल। बीटा रेडिएशन थोड़ा ज़्यादा पेनिट्रेट करती है, स्किन और आई के लिए बीटा हैजार्ड इंपॉर्टेंट होता है। गामा रेडिएशन सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है, इसलिए गामा के लिए सील्डिंग और डिस्टेंस क्रिटिकल हो जाता है। न्यूट्रॉन रेडिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इसलिए वो इनडायरेक्टली डैमेज करते हैं। फ्यूल साइकिल और रिएक्टर इंटरफेसेस में न्यूट्रॉन फील्ड्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है, फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में सबसे बड़ा कॉन्सर्न है इंटरनल अल्फ़ा हैजार्ड। इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हम हाफ लाइफ, परसिस्टेंस और लॉन्ग टर्म रिस्क की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हाफ लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और क्यों ये फ्यूल साइकिल सेफ्टी के लिए क्रिटिकल है। हाफ लाइफ का मतलब है वो टाइम जिसमें किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल की एक्टिविटी आधी हो जाती है। ये क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आपके पास 1 ग्राम हो या 1 किलोग्राम, हाफ लाइफ सेम रहेगी। हाफ लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है हैजार्ड कितने टाइम तक रहेगा, ये इंटेंसिटी का मेज़र नहीं है। एक शॉर्ट लाइफ वाला मटेरियल बहुत इंटेंस हो सकता है लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाता है, और एक लॉन्ग हाफ लाइफ वाला मटेरियल कम इंटेंस लग सकता है लेकिन जनरेशन तक परसिस्ट करता है। एक बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग यही होती है कि एक हाफ लाइफ के बाद रेडिएशन ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी आधी होती है, जीरो का भी नहीं होता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में वेस्ट मैनेजमेंट, कंटामिनेशन कंट्रोल और लॉन्ग टर्म स्टोरेज इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम 2 ऐसे हाफ लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, यूरेनियम और प्लूटोनियम के, और उसके बाद हम फिशन और एनर्जी के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगर इस पूरे लेक्चर से आपको सिर्फ 2 हाफ लाइफ याद रखनी हो तो यही 2 है। पहले यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स होती है। इसका मतलब है कि ये मटेरियल तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब अर्थ बनी थी। इसकी एक्टिविटी ह्यूमन टाइम स्केल पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट लगती है। दूसरा है प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 की हाफ लाइफ होती है अराउंड 24,000 ईयर्स। ये मैन मेड मटेरियल्स और फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में सबसे क्रिटिकल रेडियो न्यूक्लाइड्स में से एक है। इसका मतलब यही है कि अगर आज हम कोई गलती करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हज़ारों साल तक रहेगा। दैट इज़ वाई प्लूटोनियम हैंडलिंग डिमांड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसिप्लिन। लॉन्ग हाफ लाइफ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए फ्यूल साइकिल सेफ्टी सिर्फ आज के वर्कर के लिए नहीं होती है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होती है। आपको ये इसका हाफ लाइफ्स और अदर एस्पेक्ट्स देख के बहुत सारे सवाल आएंगे जो आपको चैनल में और लेक्चर्स में ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मटेरियल का क्या फ़ायदा है, उसका क्या फ़ायदा है। नाउ लॉन्ग हाफ लाइफ का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए फ्यूल साइकिल सेफ्टी सिर्फ आज के वर्कर के लिए नहीं होती है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होती है। आज जब हमने डीके और परसिस्टेंस समझ लिया है, नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर फिशन का कॉन्सेप्ट, जहाँ से एनर्जी और न्यूट्रॉन दोनों निकलते हैं।
और वही से चेन रिएक्शन और कंट्रोल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी के कोर प्रोसेस पर आते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब होता है एक हेवी न्यूक्लियस का दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटना। ये प्रोसेस तब होता है जब फिशाइन न्यूक्लियस का एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। इस स्प्लिटिंग के दौरान तीन चीज़ रिलीज होती है: एनर्जी, न्यूट्रॉन और गामा रेडिएशन। एनर्जी का यूज़ हम पावर जनरेशन के लिए करते हैं। न्यूट्रॉन्स का रोल बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि वही चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं और फिशन फ्रैगमेंट्स खुद रेडियो एक्टिव होते हैं। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में हम U-235 और प्लूटोनियम 239 जैसे फिशाइल मटेरियल्स के साथ काम करते हैं, इसलिए फिशन सिर्फ रिएक्टर के अंदर ही रेलिवेंट नहीं होता है। फ्यूल फैब्रिकेशन, रिप्रोसेसिंग और वेस्ट हैंडलिंग में भी फिशन प्रोडक्ट्स और न्यूट्रॉन हैजर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को समझना जरूरी है क्योंकि सेफ्टी कंट्रोल्स इसी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे चेन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट और क्यों इस कंट्रोल करना एब्सोल्युटली एसेंशियल होता है। यही से सेफ्टी माइंडसेट और क्रिटिकलिटी का टॉपिक स्टार्ट होता है। अब हम एक कॉन्सेप्ट पर आते हैं जहां से सेफ्टी का इंपॉर्टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। चेन रिएक्शन। जब एक फिशन होता है तो उसे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अगर ये न्यूट्रॉन दूसरे फिशाइन न्यूक्लियाई को हिट कर देता है तो और फिशन होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन के तीन पॉसिबल स्टेट्स होते हैं। अगर न्यूट्रॉन्स कम हो जाए तो रिएक्शन सबक्रिटिकल होता है और प्रोसेस रुक जाता है। अगर हर फिशन से एग्जैक्टली एक न्यूट्रॉन नेक्स्ट फिशन करें तो सिस्टम क्रिटिकल होता है, स्टेडी और कंट्रोल्ड। और अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन फिशन करवाने लगे तो सिस्टम सुपर क्रिटिकल हो जाता है। दैट इज़ वेयर डेंजर बिगिंस। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में हम रिएक्टर जैसे कंट्रोल सिस्टम यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ क्रिटिकलिटी कंट्रोल, जियोमेट्री, मास लिमिटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्योर्स से होता है। चेन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझें क्यों वाटर, क्यों शेप और क्यों क्वांटिटी मैटर करती है। इस स्लाइड के साथ पार्ट 1 का कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन कंप्लीट होता है। पार्ट 1 में हमने समझा रेडिएशन क्या है, क्यों होती है और न्यूक्लियर एनर्जी का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। पार्ट 2 में हम यही से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डोज लिमिट्स और रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल। उससे पहले इंश्योर करिए कि पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए। हमने समझा रेडिएशन क्यों एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों होता है, हेवी न्यूक्लियस, यूरेनियम और प्लूटोनियम नेचुरली अनस्टेबल क्यों होते हैं। हमने रेडियो एक्टिव डीके एक्टिविटी, रेडिएशन के डिफरेंट टाइप्स देखे। हमने ये भी समझा कि अल्फा रेडिएशन एक्सटर्नली कम डेंजरस लग सकती है लेकिन फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में इंटरनली सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है। हाफ लाइफ के थ्रू हमने देखा कि हैजार्ड कितने देर तक परसिस्ट करता है और न्यूक्लियर फिशन और चेन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट से सेफ्टी और कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्लियर हुई है। अगर पार्ट 1 के ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे की सेफ्टी रूल्स सिर्फ नंबर्स लगेंगे। पार्ट 2 में हम एग्जैक्टली इसी फाउंडेशन पर आगे बढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे रेडिएशन डोज क्या होता है, रिस्क कैसे क्वांटिफाई किया जाता है और कैसे डिसाइड होता है कितना एक्सपोजर एक्सेप्टेबल है। हम एब्जॉर्ब डोज, इक्विवेलेंट डोज और इफेक्टिव डोज को डिटेल में समझेंगे। डोज लिमिट्स, एलआरआर प्रिंसिपल और टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग जैसे प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट्स फ्यूल साइकिल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। So before moving to part 2, make sure you complete part 1 because in health physics, understanding always comes before compliance.